डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वीक में जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं इसके बारे में जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम उनके आंसर्स करेंगे वन बाय वन। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है चैप्टर नंबर 16 के हवाले से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है वो कहा गया है कि ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा बता दें। तो प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट्स हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटॉनिक मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप्स में आती है, जिसकी आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एपिनास्टी का मतलब है ओपनिंग ऑफ द बर्ड, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, जिसको ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। अगर बर्ड इस तरह से, फ्लावर इस तरह से बंद रहता है तो इसको बोलेंगे हाइपोनास्टी, और हाइपोनास्टी को जिबरलिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। और अगर कोई प्लांट इस तरह से जिग-जैग उसकी ब्रांचेस ग्रो करती हैं तो इसको फिर हम नाम देते हैं न्यूटेशन का। तो ये 3 टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स ग्रोथ मूवमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोगों ने पूछा है कि साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन कर दें। तो डियर स्टूडेंट, साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल के तौर पर हम एल्बो जॉइंट को ले सकते हैं, शोल्डर जॉइंट को ले सकते हैं, हिप जॉइंट को ले सकते हैं, नी जॉइंट को ले सकते हैं, एट्लोएक्सियल जॉइंट को ले सकते हैं। यहाँ पर ये हम इसकी एल्बो जॉइंट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे आर्म की जो बोन शोल्डर से एल्बो तक आती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, और ह्यूमरस का एल्बो पर जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। तो दिस एंड ऑफ द बोन इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस। अब इस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस के साथ अल्ना की जो बोन है वो इस तरह से इसके साथ अटैच होती है और एक जॉइंट बनाती है। जो रेडियस है वो इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा जॉइंट जिसके अंदर साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाए, ये हम थोड़ा सा आपको इसको आइडिया हो जाए इसलिए इसको थोड़ा ज़रा ओपन करके बना लेते हैं ताकि आपको समझने में इसके बारे में आसानी हो। तो इसमें एक इस तरह से फाइब्रस कैप्सूल्स इन बोन्स के बिटवीन मौजूद होता है। ऑल्दो कि ये बोन्स आपस में जुड़ी हैं मगर इनके साथ एक फाइब्रस कैप्सूल की लेयर मौजूद है, और इस फाइब्रस कैप्सूल के इन साइड में एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो कैविटी है, अब ये रेड कलर से जो आपको दिखाया गया है ये है फाइब्रस कैप्सूल। इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स शो किए गए हैं ये मेम्ब्रेन है, इसको कहा जाएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर कैविटी को कहा जाएगा साइनोवियल कैविटी। अब जिस जॉइंट में ये चीज़ें पाई जाएं इसको हम नाम देते हैं साइनोवियल जॉइंट का। अब इसके साथ ये जो बाकी बोन्स हैं इनको हम ज़रा शो कर देते हैं, रेडियस एंड अल्ना। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फाइब्रस कैप्सूल्स हैं रेड कलर वाले, इनकी कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसके ज़रिए ये बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनको हम नाम देते हैं लिगामेंट्स का। तो ऐसे तमाम जॉइंट्स जिनमें साइनोवियल कैविटी हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाए, इनको कहा जाएगा साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट जहाँ पर भी होते हैं ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इस साइनोवियल कैविटी और फ्लूइड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जब जॉइंट्स मूव करेंगे तो फ्रिक्शन मिनिमाइज रहेगी, कम से कम रहेगी, और ये स्विफ्टली जॉइंट्स मूव करते रहेंगे। तो हमारी बुक में 2 एग्जांपल्स इसके बारे में डिस्कस की गई हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट। इसके अलावा नाम लिखा हुआ है बुक में पिवट जॉइंट, ये भी साइनोवियल जॉइंट है, एट्लोएक्सियल जॉइंट, मल्टी स्टेज जॉइंट, ये सारी एग्जांपल्स में आती हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ये इसमें पूछा गया है कि लिगामेंट टियर क्या होता है। देखें, लिगामेंट्स के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ के रखते हैं, विच कनेक्ट द बोन्स विद बोन, और ये इलास्टिक होते हैं, लचकदार होते हैं। इसका मतलब है जैसे ये इसकी एग्जांपल ले लें आप एल्बो जॉइंट की। अगर ये एल्बो मूव करती है, कोई आप वेट उठाते हैं, तो फॉर एग्जांपल इस मूवमेंट के दौरान अगर ये बोन्स थोड़ी बहुत अपनी जगह से डिसलोकेट होती भी हैं, क्योंकि ये लिगामेंट्स इलास्टिक हैं, ये इनको जब आप इसके दोबारा मूव करेंगे ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे बोन को वापस ले आएगा।
मगर आप जानते हैं कि हर इलास्टिक चीज़ की कोई लिमिट होती है। अगर कोई बाजू को बहुत ज़ोर का झटका लगता है या कोई बहुत हैवी चीज़ लिफ्ट की जाती है जो इन लिगामेंट्स की इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाती है, तो ये लिगामेंट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर ये लिगामेंट ब्रेक हो जाता है तो इसको फिर नाम दिया जाएगा लिगामेंट टियर हो गया। अब इसके नतीजे में क्या होगा, एक तो जॉइंट डिसलोकेशन बार बार होगी, वो बहुत ज़्यादा शदीद पेनफुल होगा। अब इसमें रिकवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऑल्दो ये बड़ा ही स्लो रिकवरी होती है और ये डिपेंड करता है कि लिगामेंट को डैमेज कितना हुआ है। तो लिगामेंट जब अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो लिगामेंट कहीं से टियर हो सकता है, फट सकता है, ब्रेक हो सकता है। इस कंडीशन को कहा जाता है लिगामेंट टियर बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये पूछा गया है कि जी माइक्रोसिफेली स्मॉल साइज स्कल को कहते हैं। तो जो बेबी बॉर्न होता है उसकी स्कल छोटी होती है, ये थ्रू आउट लाइफ ही उसकी स्कल छोटी रहती है, उसकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी स्कल बड़ी नहीं होती। अब इसमें क्या होगा कि जब स्कल का साइज स्मॉल रहेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर ब्रेन भी ग्रो नहीं करेगा और ब्रेन के ग्रो ना करने की वजह से वो पर्सन मेंटली रिटार्डेड होगा। जब वो बड़ा होगा तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा गया है जी कि एटलो एक्सियल जॉइंट के बारे में बता दें। तो एटलो एक्सियल जॉइंट डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? एटलो एक्सियल जॉइंट का मतलब ये है जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो वो वर्टिब्री जो हमारे नेक रीजन में पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं सर्वाइकल। नेक रीजन में पाए जाने वाले वर्टिब्री को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। अब इसमें जो पहली सर्वाइकल वर्टिब्री है इसे कहा जाएगा C1, C2, बाकी ये 7 होती हैं टोटल ह्यूमन बीइंग में। पहली वाली को कहा जाता है एटलस और सेकंड वाली को कहा जाता है एक्सिस। इन दोनों के बिटवीन जॉइंट को कहा जाएगा एटलो एक्सियल जॉइंट। और ये एग्जाम्पल है पिवट जॉइंट की। एटलो एक्सियल जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ पिवट जॉइंट। तो डियर स्टूडेंट ये जो पहली और दूसरी वर्टिब्री या पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्री के बिटवीन जॉइंट होता है इसको कहा जाता है एटलो एक्सियल जॉइंट। और हेड की जो साइड वेज रोटेशन है, राइट लेफ्ट जो हेड रोटेट होता है, इस मूवमेंट को हम पिवट जॉइंट की मूवमेंट या एटलो एक्सियल जॉइंट की मूवमेंट का नाम देते हैं। और इसी तरह पिवट जॉइंट की एक और एग्जांपल भी है बॉडी में और वो है ये रेडियस और अल्ना के बिटवीन जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट। ये वाली जो आर्म की, फोर आर्म की रोटेशन है इसको भी कहा जाता है, ये भी पिवट जॉइंट है। तो एटलो एक्सियल जॉइंट फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री के बिटवीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। इसमें ये कहा गया जी कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के बारे में बता दें। तो एक्सोस्केलेटन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? जो बॉडी के आउटसाइड में लोकेटेड होता है, पहली बात, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म होती है, जो कि इनर्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता, मगर इसको सिक्रीट सेल ने किया होता है। इस तरह ये एक सेल्स की लेयर है जो कि स्केलेटन के, एक्सोस्केलेटन के बिलो है। तो फॉर एग्जांपल ये जो सेल्स की लेयर आउटसाइड जो मटेरियल सिक्रीट करेंगी उसमें दो लेयर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक इसकी बल्की लेयर होगी और एक इसकी रिलेटिवली थिन लेयर होगी। इसमें जो आउटर लेयर होगी इसको कहा जाएगा एपिक्यूटिकल और इसके नीचे जो ये वाली लेयर है यहाँ से यहाँ तक इसको कहा जाएगा एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल को ही प्रोक्यूटिकल भी कहा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आउटसाइड में एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल की लेयर है विच इज सिक्रीटेड बाय दिस लेयर, और इस लेयर को सेल्स की कहा जाता है हाइपोडर्मल लेयर या हाइपोडर्मस भी आप इसको कह सकते हैं। इस स्केलेटन को बोला जाएगा एक्सोस्केलेटन। इसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ये इनर्ट होता है, नॉन लिविंग होता है और इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। अब इसके अलावा ये एपिक्यूटिकल में वैक्सी लेयर्स होती हैं और एंडोक्यूटिकल्स में प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी डिपॉजिट होता है। स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की बात करें तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो मैं क्विकली थोड़ी बता देता हूँ आपको। जैसे उसमें इनवेजिनेशंस होती हैं फॉर मस्कुलर अटैचमेंट,
उसमें पोर्स ओपनिंग्स होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिन्हें हम स्पायरकल्स बोलते हैं। उनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे सेंसिला लेग्स में जो होगा वो टेस्ट के लिए हो सकता है, स्मेल के लिए हो सकता है, सेंसरी ऑर्गन कोई भी। इसी तरह आइज़ का लेंस जो है वो एक्जोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन से बनता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो एक्जोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन से बनता है। तो इस तरह आर्थ्रोपोड्स के एक्जोस्केलेटन में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। फिर क्योंकि ये एक्जोस्केलेटन इनर्ट होता है, जब एनिमल इसको ने बड़ा होना होता है वो इस छोटे एक्जोस्केलेटन को गिरा के इसकी जगह नया और बड़ा एक्जोस्केलेटन पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एकडाइसिस या मोल्टिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक के जॉइंट्स कौन से हैं? अच्छा, इसमें देखें जो पहली और दूसरी वर्टिब्री के बिटवीन जॉइंट है ये तो एट्लोएक्सियल जॉइंट है, जो कि पिवट जॉइंट की एग्जांपल है। बाकी सारे जितने भी वर्टिब्रल कॉलम के बिटवीन जॉइंट है वो सारे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट हैं और जो एक लिमिट तक मूवमेंट अलाउ करते हैं एट्लोएक्सियल को छोड़ के। तो ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट हैं जो कि आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की टाइप में आते हैं। मगर जो पिवट जॉइंट पहला जो एट्लोएक्सियल जो साइडवेज हेड की रोटेशन करता है वो पिवट जॉइंट है, वो एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट की। शियाटिका का पेन टेम्परेरी होता है या परमानेंट? ये शियाटिका का पेन कितना होगा, पहली बात है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शियाटिक नर्व को डैमेज कितना हुआ है। अब बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत कम डैमेज है, तो कुछ बहुत अगर स्लाइड सा डैमेज है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नर्व रीजनरेट करके रिपेयर हो सकता है। तो इस केस में आप कहेंगे कि ये शियाटिका का पेन जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बाकी अगर इसका सीवियर डैमेज है तो ये पेन किलर और बेड रेस्ट वगैरह से ये कम ज़रूर हो जाता है, मगर ये ख़त्म नहीं होता जब तक वो नर्व रिपेयर ना हो जाए। तो ये यानी इसका आंसर ये होगा कि टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा। तो इन मोस्ट केसेस ये बहुत स्लो हील होता है या नहीं हील होता। तो मोस्टली केसेस में ये इसकी मतलब पेन ख़त्म नहीं होती या बहुत स्लो जाकर ये कम होती है। और वो बात किस बात पर डिपेंड करता है कि नर्व को डैमेज कितना होगा। ज़्यादा डैमेज होगा तो ऑब्वियसली ये परमानेंट टाइप की ही पेन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। तो क्लेफ्ट पैलेट के हवाले से आपको बता दें, देखें क्लेफ्ट का मतलब होता है खाली जगह, गैप को कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे अपर लिप के बिटवीन एक गैप है। अपर लिप की ना दो लोब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट। अब हमारी ये फ्यूज्ड हैं लोब्स, तो नॉर्मल लिप नज़र आ रहा है। अगर किसी बच्चे की अपर और लोअर लिप की जो अपर लिप में जो दो लोब्स हैं वो फ्यूज ना हो तो उसका होंठ ऐसे कटा हुआ महसूस होगा। अगर तो ये सिर्फ लिप में है तो इसको क्लेफ्ट लिप कहेंगे। और अगर यही चीज़ बढ़ते बढ़ते पैलेट की तरफ चली जाती है तो पैलेट जो ऊपर तालू की हड्डी जिसे हम बोलते हैं उसमें भी इस तरह का गैप आता है, तो इसको क्लेफ्ट पैलेट का नाम देंगे। अब इसका प्रॉब्लम ये होती है, यानी क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है और उसके पीछे हड्डी में सुराख जो है वो भी हो सकता है। तो हड्डी में अगर सुराख होगा तो कहेंगे क्लेफ्ट पैलेट, और अगर होंठ में होगा तो इसको क्लेफ्ट लिप कहेंगे। अब इसमें जिस बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट का मसला होता है ये पैदाइशी होता है, बाई बर्थ होता है, यानी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, वरासती है। और ऐसा बच्चा जब कुछ खाने की कोशिश करता है तो वो खाना उसके लंग्स की तरफ, सांस की नाली की तरफ चला जाता है और उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं एस्पायरेशन निमोनिया, इस इन्फेक्शन को कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑक्सिन एपिनास्टी कॉज करता है या नहीं? तो बिल्कुल जी, ऑक्सिन एपिनास्टी कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये सवाल पूछा गया है कि यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जो पहली बात, यूरिक एसिड का सोर्स बनती हैं, जैसे रेड मीट जो है, गाय का बकरे का गोश्त जो है, उसकी मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बॉडी में पैदा होता है। इसी तरह अंडे की जो सफ़ेदी है, एग वाइट एल्ब्यूमिन, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। दाल माश जो है इसके खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, पालक, साग, इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो एक तो ये है कि खाने में इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा। अगर फिर भी यूरिक एसिड कम नहीं होता तो इसको मेडिसिन्स के ज़रिए भी कम किया जा सकता है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होता है तो इसकी शुरू की अलामात होती हैं कि पाँव की एड़ी या पाँव की उंगली या जो थंब है, इस इधर किसी जगह जहाँ भी यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर स्टार्ट हो, अर्ली मॉर्निंग में स्पेसिफिकली ये पेन नज़र आती है। तो इस फूड को परहेज़ करके और मेडिसिन्स को यूज़ करके यूरिक एसिड को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इसमें पूछा गया है
कि ऑटोनोमिक मूवमेंट की कितनी टाइप्स हैं। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट की 3 टाइप्स हैं, जिसमें आती है टैक्टिक मूवमेंट, उसके बाद आती है टर्गर मूवमेंट और तीसरे नंबर पर आती है ग्रोथ मूवमेंट। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर माइमोसा, जिसको टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, कभी कोई टच ना करे तो वो क्या मूव नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिलता तो वो ज़ाहिर है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मगर अंडर नेचुरल कंडीशंस ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको स्टिमुलस मिलते रहेंगे और वो रिस्पॉन्ड भी करता रहेगा। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, वो उसमें ये है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो हम आउटसाइड द बॉडी मेडिसिन की शक्ल में एस्ट्रोजन बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, एक तो वो इतनी कंसंट्रेशन में होगा कि वो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को नॉर्मल रखे, मगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को बाकी और हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं एस्ट्रोजन के अलावा। तो जाहिर है वो सारे हार्मोन्स मिलकर ही इसको चला सकते हैं। तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ये साइकिल दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया जी कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती तो वो कार्टिलेज ग्रो कैसे करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी, कार्टिलेज एवॉस्कुलर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती, इसके बाहर ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से मटेरियल ब्लड से निकल के डिफ्यूज़ करके इन सेल्स तक पहुँचता है, तो उनकी फिर खुराक की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसी तरह ये जो हमारी आइज़ का कॉर्निया है ये भी एवॉस्कुलर होता है। ये जो हमारी आइज़ में टीयर ग्लैंड आइज़ की सरफेस को मॉइस्ट रखते हैं, तो डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन मॉइस्चर में आती है और फिर वो कॉर्निया के सेल्स उनको यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, मगर कार्टिलेज में ये होता है कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती, उसके बाहर वाले पार्ट्स में होती हैं, तो वहाँ से मटीरियल्स डिफ्यूज़ करके कार्टिलेज के सेल्स तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जी कि ये एथमॉइड और स्फीनॉइड बोन्स के बारे में बता दें, और इसके बारे में बाद ये इन्फीरियर कॉन्का के बारे में पूछा गया। तो ये हमने एक स्कल की बोन्स का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके साथ इस लेक्चर में शेयर कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स के अंदर स्कल की बोन्स को मुख्तलिफ व्यूज़ से दिखाया गया। तो क्योंकि हमारी बुक में तो सिर्फ एक व्यू बना हुआ है, उसमें शायद ये बोन्स नज़र नहीं आती, तो वहाँ से इसका आपको आइडिया हो जाएगा, वहाँ पर हमने ये आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। मिडल ईयर की बोन्स मूवेबल होती हैं, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल जी, मिडल ईयर की बोन्स ऑसिकल्स होती हैं और ये मूव करती हैं, तो आवाज़ की लहरें जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट पूछा गया है वही बात कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स क्यों नहीं होती, तो वो हमने आंसर कर दिया। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होती हैं, बाद में ये 206 क्यों रह जाती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि बच्चे के अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनकी तादाद ज़्यादा होती है। आहिस्ता आहिस्ता उन हड्डियों ने अभी बड़े होना होता है, जब वो हड्डियाँ बड़ी होती हैं तो वो आपस में फ्यूज़ड हो जाती हैं। जब वो फ्यूज़ड हो जाएंगी तो उनकी तादाद फिर काउंटिंग में कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी 9 वर्टिब्री की बात करें, जो पेल्विक वर्टिब्री हैं, उसमें से पहली 5 मिलकर एक बोन बन जाती हैं, आखिरी 4 मिलकर एक बोन बन जाती हैं। अब तो इसका मतलब है कि वो वर्टिब्री पहले अलग-अलग थे और अलग-अलग बोन्स भी थे, वो बायदा जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई वो फ्यूज़ड हो गए। इसी तरह हिप बोन्स में 3 पार्ट्स हैं, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, मगर क्योंकि वो फ्यूज़ड हो गए हैं तो उसको बोन हम एक ही काउंट करते हैं इसलिए। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वर्टिब्री किसे कहते हैं। वर्टिब्री कहते हैं सिंगल बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम को। जो वर्टिब्रल कॉलम जिन लीनियर बोन्स की पाइलिंग पर मुश्तमिल है, इस एक बोन को कहा जाता है वर्टिब्री। कोलेजिन एक प्रोटीन का नाम है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होती है। सेल्स के बाहर जो मटेरियल पाया जाता है इसको कहते हैं ईसीएम। ईसीएम का फुल नेम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो उसकी जो एक मेजर प्रोटीन है इसको कहा जाता है कोलेजिन। जैसे हड्डियों के सेल्स जो होते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, इनके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें कोलेजिन होगा। कार्टिलेज का सेल कॉन्ड्रोसाइट, उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें भी कोलेजिन होगा, और बाकी जगहों पर भी। स्कल की और स्केलेटन की डायग्राम करने की ज़रूरत है। कभी ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी तो नहीं गई, मगर अगर आप कर सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरत नहीं है इनकी कि स्कल की आपको डायग्राम बनानी है और स्केलेटन की डायग्राम बना, मगर ये है कि कुछ आपको आइडिया हो कि कौन से पार्ट किस तरह के होते हैं, तो वो बेटर है। पूछा गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सुप्रा स्कैपुला। तो देखें, जो स्कैपुला है उसकी ये एक स्कैपुला के 3 नाम है। स्कैपुला कह दें, शोल्डर ब्लेड कह दें, शोल्डर बोन कह दें। ये जो कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी पर यहाँ पर एक प्रोमिनेंस होती है, इसको मैं बना के भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो प्रोमिनेंस होती है उसको कहा जाता है सुप्रा स्कैपुला। ये आपको लेक्चर के दौरान भी बताया होगा कि सुप्रा स्कैपुला कोई अलहदा बोन नहीं है, ये स्कैपुला का पार्ट है। तो इसलिए पेक्टोरल गिर्डल में 2 बोन्स हैं, एक स्कैपुला और एक क्लेविकल।
जो सुपरा स्केपुला काउंटिंग में बोन अलहदा काउंट नहीं होगी, बाकी स्केपुला का पार्ट ज़रूर है वो। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से ये हमारे शोल्डर की बोन है, इसकी ये प्रोमिनेंस है, इसके बाद इसके अंदर ये कैविटी है। ये वाली जो प्रोमिनेंस है स्केपुला की, इसको कहा जाता है सुप्रा स्केपुला, और इस कैविटी को कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। और इसके अंदर जो हमारी ह्यूमरस की बोन है वो बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस तरह से ये पूरी बोन स्केपुला है, इसका ये वाली जो प्रोमिनेंस है इसको कहा जाता है सुप्रा स्केपुला। काउंटिंग में ये बोन अलहदा काउंट नहीं होगी बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द स्केपुला। अच्छा जी, इसके बाद पूछा गया है कि माइक्रोसेफेली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बिल्कुल हाँ जी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये वालिदैन से बच्चों में पास होता है। यानी जो भी बच्चा होता है वो पैदाइशी तौर पर स्मॉल साइज स्कल वाला होता है और ये मेल्स में डोमिनेंट होती है, ज़्यादातर मेल इससे अफेक्टेड होते हैं। और दूसरा ये कि वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनकी स्कल ग्रो नहीं करती, इसी वजह से उसके अंदर ब्रेन भी ग्रो नहीं करता। नी कैप के अलावा नी में कोई बोन होती है, तो नी कैप एक फ्लैट बोन होती है जो नी में होती है, इसको पैटिला भी बोलते हैं, PATELA, इसको पैटिला भी कहते हैं। यही बोन होती है। बाकी इसके अलावा नी पर होता है टीबिया और फिबुला का शुरू का प्रॉक्सिमल एंड और फीमर का डिस्टल एंड यहाँ पर होता है। जिस तरह एल्बो में ह्यूमरस का डिस्टल एंड होता है और रेडियस अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड होता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि फोर लिम्स में कार्पल्स 8 होते हैं, बिल्कुल 8 होते हैं, और हाइंड लिम्स में टार्सल 7 होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये किसी जगह पर बुक में अगर टार्सल्स 8 लिखे भी हुए हैं तो आप उसको सही कर लीजिएगा। टार्सल्स की तादाद 7 होती है और कार्पल्स की तादाद एक साइड में 8 होती है। फोटोनास्टी नास्टिक मूवमेंट क्या सेम है? बिल्कुल। नास्टिक मूवमेंट की टाइप्स में आता है फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी, हेप्टोनास्टिक, निक्टिनास्टी। तो फोटोनास्टी इज़ अ टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट। ओपन रिडक्शन में सर्जरी से रिकवरी होती है, तो वो जो पिन्स वायर्स लगाते हैं वो रिमूव कर देते हैं। अब इसमें ये देखें, जब हम किसी रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन के टॉपिक को पढ़ते हैं तो सर्जरी करके पिन्स वायर्स की मदद से वो बोन्स को वहाँ पर अटैच जोड़ते हैं। अगर तो छोटा बच्चा है जिसकी बोन्स ने अभी ग्रो करना है तो फिर जाहिर है वो बोन रिपेयर होने के बाद बोन ग्रो करेगी, मगर वो जो पिन्स और वायर्स हैं वो उसके साथ साथ ग्रो नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है वो पिन्स वायर्स की मौजूदगी जो है वो ग्रोथ में प्रॉब्लम पैदा करेगी। तो एक दफ़ा बोन रिपेयर हो जाएगी तो उनको फिर दोबारा से वो पिन्स वायर्स को स्क्रूज़ को निकाल देंगे। हाँ, अगर कोई एडल्ट पर्सन है जिसकी बोन्स ने अब मज़ीद बड़ा नहीं होना तो उसकी वो बोन्स में अगर ओपन रिडक्शन की गई है पिन्स वायर्स की मदद से तो फिर उनको लगा भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर वो उसको कभी कोई पेन वगैरह कॉज करते हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके। इसके अलावा एक आधा कुछ क्वेश्चन तादाद के हवाले से पूछा गया, इनकी बोन्स की तादाद के हवाले से। तो बोन्स की तादाद की अगर हम बात करेंगे तो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं? 206 में से 126 हड्डियाँ अपेंडिकुलर स्केलेटन में हैं। और एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं? 80 हड्डियाँ एक्सियल स्केलेटन के अंदर हैं। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं? इसमें स्कल की 22 हड्डियाँ शामिल हैं, ऑसिकल्स 6 शामिल हैं, एक हायोइड शामिल है, और वर्टिब्रल कॉलम की 26 हड्डियाँ काउंट करेंगे, वर्टिब्री 33 होंगे मगर बोन्स 26 होंगी वो। और रिब केज, रिब्स की तादाद 24 है और एक स्टर्नम है। इनको अगर आप काउंट कर लें तो ये 80 हड्डियाँ बनती हैं। फिर इसी तरह फोर लिम्ब में 30 हड्डियाँ एक साइड पे, 30 दूसरी साइड पे, 60 ये हो गई। पेक्टोरल गिर्डल की एक साइड पे 2 हैं, दूसरी साइड पे भी 2, तो 4 ये हो गई, 64 हो गई। पेल्विक गिर्डल की 2 बोन्स होती हैं जिन्हें कोएक्सल या हिप बोन्स कहते हैं, और उसके साथ एक पूरे हाइंड लिम्ब में 30, दूसरे में भी 30। तो फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब की 30 30 30 यानी कि 120 बोन्स तो यही हो जाती हैं। पेल्विक पेक्टोरल की मिलाएं 4 और 2 तो ये 126 हड्डियाँ बनती हैं। तो इस तरह ये इनकी तादाद बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्कल की बोन्स के बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कुछ बोन्स हैं जो कि हर व्यू में नज़र नहीं आती। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये स्कल को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रोटेट किया जा रहा है। अभी इसके कुछ व्यूज़ भी दिखाए जाएंगे और हर बोन को अलग-अलग कलर से डिपिक्ट किया गया है। ये सारी बोन्स को अलग-अलग कर दिया इसमें। जैसे इसमें ये ग्रीन कलर की बोन आप देख रहे हैं, पेराइटल है, वाइट कलर की फ्रंटल है, रेड कलर की जो है टेम्पोरल है। फिर अंदर छोटी बोन्स जो हैं लेक्रीमल, नेज़ल,
ये भी आपको नज़र अंदर करके एक येलो कलर की बोन आपको नज़र आ रही है, ये एथमोइड बोन है, और पर्पल कलर की बोन जो है वो स्फीनोइड बोन है। तो ये जो अंदर बोन्स हैं ये हर व्यू में नज़र नहीं आती, हमारी बुक में सिर्फ एक व्यू बना हुआ है, ये वाला लेटरल व्यू। इस तरह से आप इसे देखेंगे तो लेटरल व्यू है, राइट साइड या लेफ्ट साइड से। जब आप इस तरह से स्कल को देखेंगे, ये इसका फ्रंट का इंटीरियर व्यू है। अब ये इसका पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर को डोर्सल भी कह सकते हैं आप। अब जब इसको नीचे से देखेंगे तो ये इसका इन्फीरियर व्यू है। अब इन्फीरियर व्यू में और बोन्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये इसका सुपीरियर व्यू है। तो अब हर व्यू में डिफरेंट बोन्स नज़र आ रही हैं। हमारी बुक में सिर्फ एक तस्वीर बनी हुई है ये वाले लेटरल व्यू की। अब ये इन बोन्स को देखें अलग-अलग कर दिया गया है, मुख्तलिफ कलर से इनको शो किया हुआ है। ये जो कुछ बोन्स अंदर हैं, जैसे येलो कलर की बोन, पर्पल कलर की बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये स्फीनोइड एथमोइड्स हैं। अब ये हमें किसी ये अनपेयर्ड बोन्स हैं, क्रेनियल स्कल क्रेनियल बोन्स में आती हैं अनपेयर्ड स्फीनोइड और एथमोइड, जो पर्पल और येलो कलर की आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बोन्स हमें लेटरल व्यू में नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये इनसाइड द स्कल करके तकरीबन आती हैं, बाकी किसी और व्यू में हमें ये नज़र आ सकती हैं। इसी तरह ये इसका जो पोस्टीरियर व्यू है डोर्सल, ये लेटरल में आ रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये दिखाने का मकसद है कि ताकि आपको थोड़ा इनका आइडिया हो जाए कि बोन्स का अरेंजमेंट क्या है। और जो बुक में तस्वीर बनी है उसमें ज़ाहिर है हर बोन नज़र नहीं आ सकती, मगर नाम आप और तादाद जैसे आपको बताई है लेक्चर्स के दौरान, आप उसको इसी तरह याद रख लें, एग्ज़ाम में आपका काम चल जाएगा। बाकी ये डायाग्राम भी स्कल की कोई आने का चांस नहीं होता बनाने की, आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये है कि बोन्स के नाम और तादाद आपको याद हो। तो होपफुली कि यहाँ से ये आपको आइडिया हो गया होगा बोन्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के साथ कुछ मैं थोड़े से MCQs आपके साथ इसमें इनके हवाले से डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट की जगह आप कर्वेचर कह दें, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्वेचर ऑफ बैकबोन consist of least number of bones। ये थोड़ा सा एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल कर रहे हैं। अब इसके ऑप्शन सीधे हैं, 4 कर्वेचर्स हैं, आपको पता है, सर्वाइकल, नेक रीजन वाला, थोरेसिक चेस्ट वाला, लंबर एब्डोमेन वाला, और लास्ट वाला जो है वो डी ऑप्शन पेल्विक। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आप अपने तौर पर एक बार इसका आंसर गैस कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्वेचर ऑफ बैकबोन, यहाँ पे बोन का वर्ड भी लिख लें, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं आप, कंसिस्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ बोन्स। कौन से कर्वेचर में सबसे कम बोन्स होती हैं? अब एक एक करके इनको एनालाइज कर लेते हैं। देखें ये, और इसको भी मैं यहाँ अंडरलाइन कर लेता हूँ, पूछा गया लीस्ट नंबर ऑफ बोन्स। सर्वाइकल रीजन में 7 बोन्स और 7 वर्टिब्री होते हैं, थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्री और 12 ही बोन्स होती हैं, लंबर रीजन में 5 वर्टिब्री और 5 ही बोन्स होती हैं। मैं लिख भी देता हूँ, 7/7 का मतलब है 7 वर्टिब्री हैं, 7 बोन्स हैं। 5/5 का मतलब है 5 वर्टिब्री 5 बोन्स हैं। 12/12 का भी यही मतलब है 12 वर्टिब्री 12 बोन्स हैं। पेल्विक रीजन में 9 वर्टिब्री हैं, मगर बोन्स कितनी हैं? 2। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्वेचर ऑफ बैकबोन कंसिस्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ बोन्स। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? पेल्विक रीजन। वर्टिब्री बेशक 9 है, मगर बोन्स 2 हैं, एक सैक्रम और एक कॉकिक्स। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसका स्टेटमेंट, और इसको ऐसे पूछ लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्वेचर ऑफ बैकबोन consists of least number of vertebrae।
अब बोन्स नहीं कहा गया, अब क्या कहा गया? वर्टिब्री। तो अब क्या आंसर होगा? लंबर रीजन। तो जब लीस्ट वर्टिब्री कहा जाएगा तो लंबर रीजन में सबसे कम 5 वर्टिब्री हैं। लीस्ट नंबर ऑफ बोन्स कहा जाएगा तो सबसे कम पेल्विक रीजन में सिर्फ 2 बोन्स हैं, वर्टिब्री मगर 9 है। इसी तरह अगर मोस्ट नंबर कह देंगे तो उसका एक ही आंसर हो सकता है, वो थोरेसिक है, वर्टिब्री भी 12 हैं और इसमें बोन्स भी 12 हैं। तो इस तरह से ये एक बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा इसी की अगर बात करें तो इसमें कितनी मूवेबल बोन्स हैं? 24 मूवेबल हैं। इमूवेबल कितनी है? 2 हैं। और टोटल बोन्स कितनी हैं? 26 हैं। और वर्टिब्री इसमें कितने हैं? 33 हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से आपने याद रखनी है। 33, 26, 24 एंड 2। नंबर ऑफ वर्टिब्री 33 हैं, नंबर ऑफ बोन्स 26 हैं, नंबर ऑफ मूवेबल बोन्स 24 हैं और नंबर ऑफ इमूवेबल बोन्स जो हैं वो इसमें सिर्फ 2 हैं जो कि आखिरी हैं, सैक्रम एंड कॉकिक्स। अच्छा, इसके अलावा इसी स्केलेटन के हवाले से एक क्वेश्चन और करेंगे आपसे कि हाउ मैनी bones are present in four limbs of man. How many bones are present in 4 limbs of man? अब इसमें ऑप्शन में आपको दे रहे हैं 30, फिर 60, फिर इसके बाद सी ऑप्शन में 27 और डी ऑप्शन में 26। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूछा गया है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन 4 लिम्स। तो 4 लिम्स कितने होते हैं? 2। एक 4 लिम्ब में 30 होती हैं, दोनों में कितनी होगी? 60 होंगी। अब बाकी इसकी ट्विस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर इधर लिख दे इन आ 4 लिम्ब तो आंसर क्या हो जाएगा? 30। और अब ये वाली जो बाकी बोन्स हैं 27 और 26 किसकी लिखी हुई हैं? ये 27 है अ हैंड, एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 27। आ फुट, एक पाँव में कितनी हड्डियां हैं? 26। तो ये उनके लिए। और इसी तरह अगर बोथ हैंड्स होगा या बोथ फीट होगा तो फिर वो इनका आप डबल कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो आपको इसका आइडिया दे दिया हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इन टॉपिक्स के हवाले से आपने जितने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स हमने आपको इसके हवाले से बता दिए हैं। बाकी आप लोग अपने नोट्स के एमसीक्यूज़ को एक एक एमसीक्यू को अच्छी तरह सॉल्व करें, की में से उसके आंसर्स टैली करें, ना समझ आए तो टेक्स्ट बुक में से देख लें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसके क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कमेंट्स में भी हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर देते हैं। अगर कोई छोटा क्वेश्चन हो, अगर कमेंट्स में उसका आंसर नहीं भी आता तो फिर जब क्वेश्चन आंसर सेशन का लेक्चर आपका आएगा तो उसमें उसका आंसर कर दिया जाएगा। होपफुली कि आज तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो अभी तक के लिए हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।